नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान खान और स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम्स बडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी और सबसे खास पहचान के बारे में जानने वाले हैं और वह है इसकी शानदार शहर योजना और संरचनाएं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि करीब करीब 4500 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग साधारण बस्तियों में रहते थे, सिंपल सी बस्तियों में रहते थे, सिंपल से कबीलों में रहते थे, तब सिंधु घाटी के लोग ऐसे शहर बसा चुके थे जिनको देखकर आज भी इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। उन शहरों में सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, हर घर तक पहुंचने वाली जल निकासी व्यवस्था, विशाल स्नानागार, बड़े बड़े अन्नागार और योजनाबद्ध निर्माण। ठीक है, ऐसे योजना से बनाए हुए निर्माण किए हुए चीज़ें, ये सभी बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी उन्नत थी। तो आइए बिना समय गंवाए इस पूरे विषय को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर की योजना के बारे में, यानी कि अर्बन प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। ठीक है, लगभग सभी बड़े शहरों जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, इनका निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। यानी कि पहले इनकी प्लानिंग की गई थी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी जाएगी, फिर उसी हिसाब से शहर को बसाया गया था। प्रत्येक शहर, हर एक शहर मुख्य रूप से 2 भागों में बंटा हुआ था। ठीक है, पहला भाग था वह था दुर्ग, और वह शहर का ऊंचा भाग दुर्ग कहलाता था। ठीक है, जो शहर में सबसे ऊंचा भाग होता था वह दुर्ग, उसको दुर्ग नाम से पुकारते थे। यह ऊंचे कृत्रिम टीले पर बनाया जाता था। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राजा या फिर शासक वर्ग थे जो भी, या अधिकारी और जो महत्वपूर्ण लोग थे वह यहाँ पर रहते थे। और यहीं पर सार्वजनिक और प्रशासनिक भवन भी बनाए गए थे। यानी कि सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक पैलेस होते हैं, जैसे मंदिर, यहाँ पे ऐसे कोई सामान थे, जगह थी, वो ऊंचे इन दुर्ग पर होता था। और प्रशासनिक भवन, जो भी शासन से जुड़े हुए भवन थे, वो यहाँ पर बनाए गए थे। और दूसरा भाग था, उसको कहते हैं निचला नगर। ठीक है, यह दुर्ग के नीचे स्थित जो भाग होता है उसको निचला नगर कहा जाता है। वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं। ठीक है, इस भाग में पक्की ईंटों से बने मकान, गलियाँ और सड़कें थी। ठीक है भाई, मकान, गलियाँ और सड़कें थी, वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई। यानी पूरे शहर को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि प्रशासन और आम लोगों के रहने की व्यवस्था अलग अलग रहे। सेकंड, हम बात करते हैं सड़क व्यवस्था की। हड़प्पा में जो कि नगरों की सड़क थी, उनकी योजना भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से डिज़ाइन की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। इससे पूरा शहर चौकोर खंडों में बंट जाता था। ठीक है, जैसे आज भी चौराहे होते हैं, वैसे भी 90 उस हड़प्पा के टाइम पे भी, उस सभ्यता के टाइम पीरियड में भी 90 डिग्री के सड़कें काटती थी, 90 डिग्री पर। ठीक है, और इस प्रकार की योजना से आवागमन आसान होता था, आना जाना आसान हो जाता था और शहर व्यवस्थित दिखाई देता था। मोहनजोदड़ो की नगर योजना हड़प्पा की तुलना में और भी अधिक विकसित मानी जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है वो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित माना गया है। तीसरा, हम बात करते हैं विशाल इमारतें और स्मारक के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा नगरों में बने विशाल भवन केवल रहने के लिए नहीं थे, ये शासकों की शक्ति और संगठित श्रमिक व्यवस्था और कर वसूली की क्षमता का भी प्रतीक माने जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पक्की ईंटों का निर्माण और उनका उपयोग यह बताता है कि उस समय प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। नेक्स्ट, हम बात करते हैं महान स्नानागार के बारे में, ग्रेट बाथ के बारे में। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत, यानी कि वो क्या है, महान स्नानागार, वही सबसे मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत मानी गई है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना मानी जाती है। इसमें एक बड़ा जलाशय बना हुआ था और इसका आकार है वो लगभग 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था।
तालाब के दोनों ओर है वो नीचे उतरने की सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, ठीक है। किनारों पर कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने हुए थे। जो स्नानागार का फर्श था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था ताकि पानी बाहर न निकले, और पास के कुएं से पानी लाया जाता था और इस्तेमाल के बाद पानी निकालने के लिए नाली की व्यवस्था भी थी। इतनी अच्छी जल व्यवस्था उस समय की उन्नत उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण माना जाता है, ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि इस स्नानागार का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक स्नान या विशेष धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। धोलावीरा में मिले जो भी बड़े जलाशयों की तुलना है वह कई बार इसी महान स्नानागार से की जाती है, ठीक है। जो भी धोलावीरा से हमें बड़े बड़े जलाशय है उसकी तुलना इस मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार से की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्नागार के बारे में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार ही थी। यह लगभग 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। यही हड़प्पा में 6 बड़े अन्नागार मिले हैं हमें, ठीक है। हड़प्पा में कितने अन्नागार मिले हैं? 6 बड़े अन्नागार मिले हैं। ये 2 पंक्तियों में बनाए गए हैं और प्रत्येक अन्नागार का आकार है वो लगभग 15.23 गुणा 6.09 मीटर था, ठीक है, 09 मीटर था। इनके पास ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे और इन चबूतरों की दरारों में गेहूं और जौ के दाने हमें मिलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ अनाज तैयार किया जाता था और उसे संग्रहित भी किया जाता था, यानी कि अनाज बनाया भी जाता था, उगाया भी जाता था और उसको इकट्ठा भी यहीं किया जाता था अन्नागार में। हड़प्पा में हमें 2 कमरों की ऐसी इमारत भी प्राप्त हुई है जहां लगता है कि वहां पर मजदूर रहते होंगे, और कालीबंगा के दक्षिणी भाग में, ठीक है, नीचे वाले भाग में भी ईंटों के चबूतरे मिले हैं जिनका उपयोग शायद अन्नागार के रूप में किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में अन्नागारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पक्की ईंटों का उपयोग के बारे में। हड़प्पा सभ्यता है उसकी एक और बड़ी विशेषता भी है, वो है पक्की ईंटों का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है इसमें, ठीक है, व्यापक उपयोग हुआ है। और मिस्र में उस समय अधिकतर सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था जब हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग होता था। और मेसोपोटामिया में भी पक्की ईंटों का उपयोग उनके प्रमाण मिलते हैं हमें, लेकिन हड़प्पा में इसका उपयोग उनसे कहीं अधिक बड़े स्तर पर हुआ है। इसी कारण हड़प्पा नगर मजबूत, टिकाऊ और सुव्यवस्थित बना था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं जल निकासी व्यवस्था के बारे में, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। दोस्तों, यदि हड़प्पा सभ्यता की सबसे आधुनिक व्यवस्था की बात करें तो वह थी इसकी जल निकासी प्रणाली, ठीक है। लगभग हर घर में अपना आंगन और स्नानघर तो था ही, और कई घरों में निजी कुएं भी बने हुए थे। घरों का जो गंदा पानी होता था वो छोटी नालियों से होकर बड़ी नालियों में जाता था, और ये नालियाँ सड़कों के किनारे बनाई गई थी। कई स्थानों पर इन्हें ईंटों या फिर पत्थरों की पट्टियों से ढक दिया जाता था ताकि सफाई करना आसान रहे और दुर्घटना भी न हो। बनावली है उसके सहित कई स्थलों पर हमें ऐसे नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि कांस्य युग, जिसमें कांस्य होते हैं, उस युग में किसी भी अन्य सभ्यता में इतनी उन्नत जल निकासी व्यवस्था देखने को मिलती ही नहीं है, ठीक है। इससे यह भी पता चलता है कि हड़प्पा के लोग स्वच्छता, साफ सफाई और स्वास्थ्य को बहुत महत्व देते थे। हाँ, आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो शानदार नगर योजना और संरचनाओं के बारे में हमने जाना है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए भोजन कहाँ से आता था? तो इसका उत्तर है कृषि। हड़प्पा सभ्यता है उसका जो आर्थिक व्यवस्था का सबसे मजबूत आधार था वो कृषि ही था, और यही कारण है कि यहाँ के लोग न केवल अपनी ज़रूरत का अनाज पैदा करते थे बल्कि जो शहर में रहते थे कारीगर और व्यापारी उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते थे। तो आइए अब हम हड़प्पा संस्कृति की कृषि व्यवस्था है उसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या थी। आज सिंधु क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन जो प्राचीन काल में यहाँ की स्थिति अलग ही थी। उस समय सिंधु क्षेत्र अधिक उपजाऊ था।
यहाँ प्राकृतिक वनस्पति भी अधिक थी और जिससे वर्षा होने में सहायता मिलती थी, और इसी वनस्पति से हमें ईंटें पकाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे जैसे खेती का विस्तार हुआ, खेती का विकास हुआ, पशुओं के लिए चारागाह बढ़ गए और ईंधन है उसकी आवश्यकता भी बढ़ने लगी, और वैसे वैसे प्राकृतिक वनस्पति कम होती गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु नदी का क्या महत्व था। दोस्तों, सिंधु क्षेत्र की उर्वरता का सबसे बड़ा कारण ही सिंधु नदी था। ठीक है, हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी और बाढ़ का पानी खेतों में उपजाऊ मिट्टी बिछा देता था, और इसी कारण खेतों की उर्वरता थी, जो उपजाऊपन था वो बना रहता था। जैसे मिस्र की सभ्यता के विकास में नील नदी का जो योगदान था, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विकास में सिंधु नदी का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है, और इसी वजह से सिंधु क्षेत्र समृद्ध और विकसित बन सका था। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेती करने की क्या क्या विधियां थी। हड़प्पा के लोग बाढ़ का पानी जो आता था उसके उतरने के बाद खेती करते थे। वे नवंबर के महीने में बीज बोते थे और अगली बाढ़ आने से पहले यानी लगभग अप्रैल तक फसल काट लेते थे। अब तक हड़प्पा से लोहे या धातु का हल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा से खेतों की जुताई के निशान मिल गए थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा काल में खेतों की जुताई भी की जाती थी, और ऐसा माना जाता है कि लोग बैलों द्वारा, जो बैल होते हैं उनके द्वारा खींचे जाने वाले लकड़ी के जो हल होते हैं उसका उपयोग करते थे। संभवतः हमें ऐसे पता चलता है कि ऊंटों का भी प्रयोग किया गया है। फसल काटने के लिए पत्थर के बने जो हंसिया होते हैं उसका उपयोग किया जाता था। कालीबंगा से हमें ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई और जल संग्रह के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के द्वारा सिंचाई के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। लोग मुख्य रूप से बाढ़ के पानी और वर्षा पर निर्भर थे। कुछ क्षेत्रों में पानी रोकने के लिए हमें बांधों से जो जलाशय गिरे हुए होते थे या फिर नालों का निर्माण किया जाता था, और बलूचिस्तान और जो अफगानिस्तान है उनमें हमें कुछ भागों में इस प्रकार की व्यवस्था भी देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि उत्पादन की। हड़प्पा के गांव केवल अपने लिए ही खेती नहीं करते थे, वे शहरों में रहने वाले जो कारीगर थे या फिर व्यापारी थे या अन्य लोग थे उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा करते थे, उनके लिए भी खेती करते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि कृषि उत्पादन काफ़ी अधिक था, और इसी कारण बड़े बड़े नगरों का विकास संभव हो पाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख फसलों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार की फसलें उगाते थे, और इनमें जो प्रमुख है वो है गेहूँ, जौ, राई या मटर, तिल, सरसों। बनावली से जौ के पर्याप्त प्रमाण हमें मिलते हैं, और लोथल से धान के अवशेष मिलते हैं। इससे पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं अन्नागारों का क्या महत्व था। पीछे हमने पढ़ा था कि अन्नागार क्या होते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं अन्नागारों का क्या महत्व था। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, इनमें सामान्यतः संभव ऐसा लगता है कि कालीबंगा में बड़े बड़े अन्नागार हमें मिले हैं। ठीक है, इन तीनों जगह पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, यहाँ पर संभव है कि बड़े बड़े अन्नागार हमें मिले हैं, और इनमें अनाज का संग्रह भी किया जाता था। संभव है कि किसानों से कर के रूप में भी अनाज लिया जाता था। ठीक है, ऐसे हमें लगता है, अनुमान लगाया गया है कि किसानों से कर के रूप में अनाज लिया जाता होगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर मजदूरी के भुगतान के लिए भी इसी अनाज का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जो मजदूरी करते थे लोग, उनका जो भुगतान किया जाता था वह भी अनाज से किया जाता होगा, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। इससे प्रशासन की अच्छी व्यवस्था का हमें पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास का उत्पादन के बारे में। इसका क्या रोल था कपास का। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन कपास उत्पादक सभ्यताओं में से एक थी। यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधोन कहा था, और इसका संबंध सिंधु क्षेत्र से ही माना जाता है, और यह दर्शाता है कि यहाँ कपास का उत्पादन और उसका उपयोग बहुत पहले से होता था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उपजाऊ भूमि, सिंधु नदी की बाढ़, लकड़ी के हल, बैलों का उपयोग, विविध फसलें, बड़े बड़े अन्नागार और अधिक कृषि उत्पादन,
इन सभी ने मिलकर इस सभ्यता को समृद्ध बनाया था। यही मजबूत कृषि व्यवस्था हड़प्पा के लिए विशाल नगरों, व्यापार और आर्थिक विकास की आधारशिला थी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम आगे के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक बने रहिए द एग्ज़ाम्स बडी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।